पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। डेटा वेयर हाउसेस। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है कि डेटा का रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसके ऊपर रहते हुए फर्दर वर्किंग करना। अब ये जितनी भी टर्म होती है डेटाबेस में थी, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि डेटाबेस डेटाबेस इन MIS की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डेटाबेस को देखते हैं। डेटा फ्लो फॉर ऑपरेशनल सिस्टम CRM एंड ERP, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ERP, इंटरप्राइज रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू ए डेटा वेयर हाउस DW। डेटा वेयर हाउस से D फॉर डेटा, W for warehouse, which is a special database or repository of data that has been prepared to support decision-making applications ranging from simple reporting and querying to complex optimization। डाटा फ्लो सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हमारा जितना भी डाटा है उसको प्रिपेयर किया जाता है डाटा मेकिंग के डिसीजन एप्लीकेशन लेने के लिए, उनकी रेंजिंग ली जाती है एप्लीकेशन की रिपोर्ट बनाने के लिए, और उनके ऊपर जितना भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ होता है उसके अंदर फर्दर देखते हुए हम लोग क्यूरी सेलेक्ट करते हैं कि हमारा काम जो है वो किस बेस पे काम को आगे ले जाया जा रहा था। DW इज कंस्ट्रक्टेड विद मेथोडोलॉजीज मेनली मेटा डाटा आर डाटा मार्ट्स branches databases which are databases for departments e.g. marketing or specific function। अच्छा, अब इसमें नाम उसने लिया डिफरेंट मेथोडोलॉजीज का, जिसमें सबसे पहले मेनली उसने बात की है मेटा डाटा की। मेटा डाटा होता है डाटा विद इन डाटा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि इसमें आप मेटा डाटा कैसे देख सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट है, उससे पूछती हूँ आपका नेम क्या है, ठीक है, ये उसका नेम है। अब उसका मैं पूछती हूँ कि आपके फादर नेम क्या है, या आप इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर आपका सेक्शन कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है। कितने क्वेश्चन आ गए, वो एक ही पर्सन है, मेरे पास एक नाम था सानिया, एक नेम है, उस नेम के आगे फर्दर मैंने उससे वो क्वेश्चन किए तो मेरे पास एक डाटा से फर्दर डाटा निकल आया। इसको हम लोग कहते हैं डाटा के अंदर डाटा होना मेटा डाटा। और डाटा नेक्स्ट ब्रांचेस के ब्रांचेस कितनी जा रही हैं, डाटाबेसेस के डिपार्टमेंट कौन से, मार्केटिंग के हवाले से क्या स्पेसिफिक फंक्शंस किस तरह से। ओरिजिनली इंक्लूड ओनली आ हिस्टोरिकल डाटा दैट were organized and summarized for end users for easily view or manipulate data। जितना भी हम डाटा है जिनको इंक्लूड करते हैं, हम हिस्टोरिकली डाटा को लेकर चलते हुए ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको समराइज करते हैं एंड यूजर्स के लिए, आखिरी यूज के लिए, जो कि इजीली व्यू कर सकते हैं, अपने डाटा को मैनिपुलेशन में लेके जाते हैं। टुडे सम डाटा वेयर हाउसेज इंक्लूडिंग करंट डेट बाय नेट फॉर रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट कलेक्टेड इन सो कॉल्ड डाटा मार्ट ब्रांचेस DB एंड माइक्रो DB कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो आजकल की करंट डेट में क्या कर रहा है, रियल टाइम डिसीजन लेता है कि एवरी स्पॉट फैसला करता है, फिर उसके मुताबिक उसके अंदर डाटा के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं डाटाबेसेस की, जिन्हें माइक्रो डाटाबेसेस कहते हैं या सिंपल डाटाबेसेस का नाम दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डाटा बेस मैकेनिज्म्स आ जाती हैं, clear extensions of databases आ जाती हैं, connected with the multitude and variety of the data processed in the system toward creating a data warehouses आ जाती है। जब क्लियर एक्सटेंशन जितनी भी चलती है डाटाबेसेस की, उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो कंपैटिबल करता है अपने डाटा को लेते हुए, उनके अंदर क्रिएट करता है डाटा वेयर हाउसेज को कि आपका डाटा जो है उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसके फर्दर ब्रांचेस क्या, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। बेसिकली डाटा वेयर हाउस इज एन एक्सटेंडेड कोऑपरेटिव database with the mechanism of data extension from heterogeneous external and जितना भी heterogeneous यानी कि एक जैसा, homogeneous का मतलब होता है
जैसे हेट्रोजेनियस का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स में लेता हुआ कि डाटा के सोर्सेज एंड द सॉल्यूशंस पार्ट देयर प्रोसेसिंग इनटू कॉमन डेटाबेस, कि एक ही डेटाबेस के अंदर रहते हुए जितने भी सोर्सेज हैं उनका सोल्यूशन निकालना, उनके ऊपर एनालिसिस करना, जो कि सूटेबल एनालिसिस होते हैं, फिर उनके ऊपर डिसीजन लेना, फिर उनको जो कि सपोर्ट करना है इंडस्ट्री सेंसर के लिए जितना मैकेनिज्म है, ये हमारा एनालिसिस टूल्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो कहता है कि एक ही डेटाबेस के अंदर रहता है, तो आप एक डेटाबेस के साथ पहले उनकी डीलिंग करते हैं, उनके सोल्यूशंस निकालते हैं, फिर उनके अंदर एनालिसिस को देखते हैं, फर्दर वर्किंग करते हैं, उनकी डोमेन फाइंड करते हैं, फिर उनका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उनका कोऑपरेशन करते हैं, एनालिटिक्स टूल्स के साथ आ जाते हैं। द मेन टास्क ऑफ द डेटाबेस अपार्ट फ्रॉम द standard reporting and defining reports and ad hoc queries from the user are statistical analysis, interactive analytical processing, data mining, as well as to a limited extent business modeling। कि बिजनेस मॉडलिंग के अंदर रहते हुए जितना भी टास्क होगा कि उसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उनके अंदर क्यूरीज क्या है, क्या उनके अंदर हम अपने एनालिसिस को अट्रैक्टिव प्रोसेसेस को देखते हुए वर्क कर सकते हैं, डाटा माइनिंग की ब्रांचेस क्या, लिमिटेड एक्सटेंट क्या है, उसके अंदर मॉडल्स कौन कौन से आते हैं, ये हमारा मेन टास्क होता है। सो द अबव शोज देयर अकर्ड एट क्वालिटी हमें क्वालिटेटिव चेंज हमने देखा है जो कि एट द लेवल ऑफ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस सिस्टम, मेन सोर्स को यानी कि मेन बेसिक पार्ट को देखते हुए हम किस तरह से उसके अंदर चेंजिंग को फर्दर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिजनेस एनालिसिस आ जाती हैं। अब हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर मॉडल बेस को हमने पढ़ा था, उसी के ऊपर देखते हुए हमने बिजनेस के एनालिसिस को देखना है कि हम एक बिजनेस के अंदर रहते हुए अपना एनालिसिस कैसे ले रहे हैं, उस चीज के ऊपर वर्क कैसे कर रहे हैं, उसका एनालिटिकल लेवल क्या है। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर यूजर्स टू क्रिएट ऑन डिमांड रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज एंड एनालिसिस डाटा। ठीक है, हमने एनालिसिस करने के लिए डाटा को यूज किया कि अपने क्यूरीज या डिमांड को रखते हुए किस तरह से वो एनालिसिस ले सकते हैं। यूजर कुड एनालिसिस डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ डाटा and trend. Business user easily identify performances trends by using trends analysis and graphic tools. There are three groups of categories। अच्छा जी, कि वो क्या करते हैं कि अपने ग्रुप ऑफ कैटेगरीज को देखते हैं, उनका ट्रेंड्स एनालिसिस को देखते हैं, किस तरह से वो काम को वर्क कर रहे हैं। इनके लिए उसने कहा कि या तो वो ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे या ग्राफिक टूल्स को देखेंगे। इसकी थ्री कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 रिपोर्ट एंड क्यूरीज, नंबर 2 एडवांस एनालिसिस, नंबर 3 डाटा टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग आ जाती है। जब रिपोर्ट एंड क्यूरीज का वर्ड आता है तो इसके नाम से जाहिर है कि जितना भी डाटा हमने डिस्कवरी किया, इन्फॉर्मेशन किया, उनको मल्टी डिमेंशनल लगाया, तो वो सारा डाटा यानी कि आपने रिपोर्ट बनानी है, उसके ऊपर फर्दर रहते हुए उसका मेन पॉइंट सर्च करके उसके अंदर वर्किंग करनी है। एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हमने अपने स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सबका एनालिसिस करके देखना है कि हमारा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन किस वे में वर्क कर रहा है और किस तरह से हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डाटा टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग क्या होता है कि ऐसा डाटा जिसके अंदर हम सर्च करते हैं कि हमारा अम्बिवियस रिलेशनशिप क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा लार्ज डाटाबेस किस तरह से इंटेलिजेंटली टूल को लेकर चल रहा है, इसमें न्यूरल कंप्यूटिंग क्या है, एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन से हैं, हमें क्वांटिटेटिव डाटा या टेक्स्ट वेब डाटा इस तरह से हमें कैसे लेकर चल रहा है, किस तरह से हम इसके अंदर रहते हुए वर्क को आगे मूव करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडल बेस्ड मैकेनिज्म। डेवलपमेंट कहते हैं जब हम एक डाटा को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट सिस्टम के साथ, प्रीवियस वन के साथ, यानी कि प्रेजेंट सिस्टम जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसने कंपेयर करना है अपने प्रीवियस सिस्टम के साथ। वो क्या करेगा, उसका मॉडल जो देखेगा उसके क्लासेस को देखेगा, उन सिस्टम्स को देखते हुए आगे लेके चलते हैं। बिजनेस एनालिसिस में तमाम टूल्स आते हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन आते हैं जो कि ब्रॉडली डिफाइन करती हैं हमारी कॉर्पोरेट बिजनेस परफॉर्मेंस को, जिनके अंदर टूल्स एंड एप्लीकेशन जो होती हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके फर्दर डिसीजंस को आगे लेते हैं, जिनमें यूनिवर्सल एनालिटिक टूल्स आ जाते हैं। यूनिवर्सली हमने चीज को कैसे लेके जाना है, एनालिसिस कैसे करना है, टूल्स यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ सेप्टल डाटा स्टोर्ड इन द सेप्टल इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारा जो एक पार्ट है इसके अंदर डाटा कैसे वर्क कर रहा है, उसका डाटा कैसे रखा जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके जा रही है। एनालिसिस इंफॉर्मेशन में हमने स्पेसिफिक एरिया देखना है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, कहता है ह्यूमन में जब भी आते तभी एम्प्लॉयज वगैरह आ जाते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी कैसे चल रही, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चल रहा है, किस तरह से हम लोग उसके अंदर रहते हैं। इंटरनेशन एंड डिवाइसेस आ जाते हैं कि फाइनल कंपोनेंट जितना भी होता है बिजनेस इंटेलिजेंस, पीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, किसके ऊपर बेस करता है, मेथोडोलॉजीज के ऊपर, जिसमें फ्रेमवर्क आता है जो हम डिफाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, इंटरप्राइज करते हैं, तमाम किसके साथ लिंक करते हैं। फैक्चुअल मेयर्स है कि हमारे फैक्चुअल मेयर्स के अंदर रहते हुए किस तरह से डाटा वर्क करता है, डाटा को आगे ले जाया जाता है, चीजों को कैसे एक्सप्लेन। हमारे पास आता है यूजर इंटरफेस।
डैशबोर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टूल्स के हमारे पास डैशबोर्ड में किस तरह से काम हम आगे लेके जाते हैं, जितनी भी हमारे इंफॉर्मेशन टूल्स हैं जिनके साथ हम यूजर के साथ डीलिंग कर सकते हैं, इनमें हमारे पास प्रेजेंट करते हैं ग्राफ, चार्ट्स, टेबल जो कि परफॉर्मेंसेस को शो करते हैं, और डिजायर्ड लेवल मैट्रिसेस का जो फर्स्ट ग्लांस होता है कि हमारे पास क्या हमारा डिजिटल कॉकटेल क्या चल रहा है, हमारे पास उनके पास कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स क्या विजुअलाइजेशन टूल जिनके जरिए हम डाटा को देख सकते हैं, उनका व्यू कर सकते हैं कौन से टूल्स आ रहे हैं। अब हमारे आते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस KDD। अच्छा, ये डाटा माइनिंग हो जाता है। तो नॉलेज डिस्कवरी टूल क्या है, जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से चल रहे हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन लेवल क्या है, हमारे पास डाटा को एक्सप्लोर करने का या उनका पैटर्न कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तमाम एक्टिविटीज जितनी भी ऑटोमेटिकली हमें अलाउ करती हैं अपने डिस्कवरी करने में, प्रोग्रामर्स को आगे काम को ले जाने में। डाटा ऑफन आर डीपली बरीड विद इन वेरी लार्ज डेटाबेस के हम लोग एक ही डेटाबेस के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं, होल वेयर हाउसेस को देखते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, उनके अंदर नॉलेज के अंदर फर्दर वर्किंग करते हैं कि कितना कंटेन कर रहा है डाटा, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गैदर कर सकते हैं बहुत सारे ईयर्स में। डाटा माइनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने डाटा को यानी कि माइनिंग का मतलब है वो खोजना, और ये प्रोसेस के अंदर रहता है। कंपोनेंट्स पे आते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास डाटा सोर्सेज आते हैं जो कि टेक्निकल स्टाफ आता है, बिल्ड द डाटा वेयर हाउस, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। डाटा वेयर हाउस एनवायरनमेंट में फीचर कंपोनेंट्स, इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स आते हैं, बिजनेस एनालिटिक एनवायरनमेंट, बिजनेस यूजर एक्सेस, मल्टीप्लिकेशन, मैनिपुलेशन रिजल्ट आ जाती है, परफॉर्मेंसेज एंड स्ट्रेटेजी मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव बिजनेस परफॉर्मेंसेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी जा रही है उसके ऊपर रहते हुए कैसे वर्क कर रहा है, यूजर इंटरफेस, ब्राउजर पोर्टल के यूजर के अंदर कैसा इंटरफेस बनाता है, ब्राउजर का पोर्टल अंदर ये डाटा को कैसे काम करता है। पहले हमने एनवायरनमेंट देखा, फिर बिजनेस का एनालिसिस कराया, उनके ऊपर स्ट्रेटेजीज देखी, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमने इंटर रिलेटेड जितने भी हमारे यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको इंटर रिलेटेड कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है, जोड़ना है, प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद स्टोर करना है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर उसके बाद जितना भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, सपोर्ट सिस्टम बनाएगा, उनको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा। इन्फॉर्मेशन बेसिस डाटा, इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, डाटा आर स्ट्रीम्स ऑफ रॉ फैक्ट्स। डाटा के अंदर जितना भी डाटा होता है कि वो रॉ फैक्ट की फॉर्म में होता है, लाइक इमेजेस, ग्राफिक, वीडियो, वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन वो डाटा होती है जिसको शेप की जाती है मीनिंगफुल फॉर्म में, एक प्रॉपर मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर रहते हुए वर्किंग करवाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम 3 एक्टिविटीज प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट में क्या होता है, जिसमें हमने कैप्चर करना है रॉ डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से हमने कैप्चर करना है ऐसा डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या एनवायरनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करना है, रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आना है। आउटपुट क्या करता है, ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू पीपल और एक्टिविटीज दैट यूज इट। कि आउटपुट जितनी भी आपकी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग वाली, उसको लोगों को ट्रांसफर करने के बाद उनकी एक्टिविटीज जितनी भी उनको यूज करवाता है। अब आते हैं फीडबैक पे। आउटपुट रिटर्न टू अप्रोक्सीमेट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प वैल्यूएट और करेक्ट इनपुट। इमेजेस जितनी भी हमारे आउटपुट मिलती है उनको अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के बाद उनके इनपुट हम स्टेज तक जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर आर टेक्निकल फाउंडेशन एंड टूल। जितने भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैं वो टेक्निकली फाउंडेट किए जाते हैं या उनके टूल बनाए जाते हैं, इस तरह की वर्किंग आगे लगाई जाती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में सप्लायर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल और यहाँ पे कस्टमर्स। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, फीडबैक बनता है। इनपुट में हमारे पास ये आता है रेगुलरिटी एजेंसीज की इनपुट रेगुलरली दी जा रही है। प्रोसेसिंग में क्लासीफाई, अरेंज, कैलकुलेटिव एजेंसी अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर अपने वर्किंग कराई जाती है। फिर यानी कि ये स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं। आउटपुट में आता है कंप्यूटर्स के, हमारे कंप्यूटर्स कैसे वर्क करें, इसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट थ्री बेसिक एक्टिविटीज इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रोड्यूस द information organization need feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input environmental factors such as customers suppliers and competitors stakeholders regulatory agencies interact with the organizations and its information system इसमें हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सराउंडिंग इन्वायरमेंट रखते हैं इनमें तीन बेसिक एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन को फीडबैक क्या आउटपुट हमारे पास एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वैल्यूएट करती है तमाम एक्टिविटीज को लेकर जाती है इनमें इन्वायरमेंटल के जो एक्टर्स आते हैं जो इन्वायरमेंटली पूरी और सिस्टम के साथ वर्क करते हैं इनमें हमारे पास आते हैं कस्टमर सप्लायर्स कंप्यूटर स्टेक होल्डर्स रेगुलरिटी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रहते हुए वर्क करते हैं इनका बेसिक पर्पस यही तीन पे आता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन कंप्यूटर्स हाँ जी ठीक है इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट हम लोग आते हैं पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन चीज़ों का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसे मैनेज भी करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेपिंग द सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट्स वैल्यू फॉर द फर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन टू चैलेंज पोज्ड बाय द इन्वायरमेंट कि मतलब ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जो कि पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को समझेगा उसके मुताबिक वो वर्क लेके जाएगा फिर जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक फॉर्म बनाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या करते हैं वो चैलेंज करते हैं इस पूरी पोज इंफॉर्मेशन को देखते हुए यानी कि हमने क्या किया हमने इन्वायरमेंट्स को देखा उनके सप्लायर्स कस्टमर्स को देखा उनके कंपटीटर्स को देखा फिर उसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग को देखा किस तरह से एक वर्क कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे टेक्निकली इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है और वर्क सिस्टम के अंदर करवा रहा है ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके ऊपर हमने ओवरव्यू ले चुके हुए हैं अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ डिजाइनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी किस तरह से डिजाइनेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर वर्क करता है डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हमारी जो डाटा वह जितना भी मैनेज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कौन सी चीज मैनेज कर रही है कौन लेकर आगे मूव करवा रहा है नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क आ जाता है इंटरनेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितने भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं इनके इंटरनेट एक्सटर्नेट और वर्ल्ड वाइड वेब इन सब चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड करवाया जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज बिल्ट ऑन ऐसा प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जिसमें हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं आईटी का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट क्या कन्वीनियंस थ्योरी दी गई है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज प्रेजेंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MIS consisting in the integration and convergence approach by the analysis of three main parts of the development अच्छा वो कहता है कि इसका मेन जो पार्ट है ना वो यही है कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन देखनी है कि हमने कैसे कन्वर्जेंस लेके चलनी है और इसके तीन पाथ दिए गए हैं नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ लोकल सिस्टम्स आर्किटेक्चर जितने भी लोकल सिस्टम आर्किटेक्चर है उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है ये उसके अंदर बनाता है फिर फंक्शनैलिटी इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू द करंट नीड्स कितनी भी करंट नीड्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसको फुलफिल करवाया जाता है एक्सपेंशन हमने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं अब आते हैं इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन क्या होता है वो आइडियोलॉजी साइंस है जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने फंक्शनल एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिलेशन में अपने रिलेशन को देखते हुए वर्क करवाना होता है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज अ होल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पूरे सिस्टम को देखते हुए वर्क कराता है इंटीग्रेशन इज हियर अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ
consolidation and merging of pictorial particular different class, characters and forms of interrelated elements in order to create a functional entity, resulting in the usefulness and efficiency which are greater than each of the parts acting separately. के मतलब हर पार्ट सारे सिस्टम का कुछ पार्ट देखते हैं, इनके कुछ पोर्शन पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर उसके अंदर देखते हैं फर्दर वर्किंग आगे ली जाती है, इनकी फंक्शनल एंटिटी को देखा जाता है, काम कैसे जा रहा है, फिर वो एक्टिंग में हमें हर पार्ट को सेट करना होता है कुछ फर्दर पार्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जेंस convergence at the development process consisting in the formulation similar feature with the regard to construction, function and appearance of various groups of system functions under the same environmental conditions regardless of adopted specific innovation solution। कि मतलब जितनी भी हमें दूसरे सिस्टम करते हैं कि हमें कितनी सहूलत मिलती है, काम को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, उसकी अपीयरेंस आती है, उनकी फंक्शनैलिटी को या उनकी कंडीशन को रिकॉर्डलेस अपॉइंटेड करते हैं अपनी इनोवेशन सोल्यूशन में देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इनटू नॉलेज प्रोसेस। पहले इसकी डायग्राम को देखें, इसमें हमारे पास क्या काम आया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया, अंदर इसमें काम किया आई केस, यानी कि पहले टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड बैरियर्स बनाया गया, टेबल ऑफ रीजन वेरियस अकर्स, क्या रीजन आएंगे इन टेबल को देखते हुए उसके अंदर फर्दर क्या वर्किंग है, ब्लैक बोर्ड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स, कितने रिडक्शन एंड बैरियर्स है उन चीजों को अंदर रखते हुए वर्क करवाया, काम को देखा है, डिसीजन मेकिंग को लेकर चले हैं, डाटा किस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क किया। अब हम इसकी जो 1 by 1 हमने स्टेप्स हैं सारे मूव किए उनको देखते हैं। डाटा एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट किया, पूरा स्टेप देखा गया। नेक्स्ट बाय प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग इट इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। फिर डाटा अंडर गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर रहते हुए किस तरह से इसको वर्क करवाया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि 1 by 1 पूरे स्टेप्स का एनालिसिस किया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑटोमेटिक सर्च टूल, के जितने भी ऑटोमेटिक सर्च टूल्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं। कंपैरिजन डाटा फंड्स विद मॉडल्स ऑफ बिहेवियर रिएक्शंस स्टोर्ड इन इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन इज एन असेसमेंट ऑफ यूजफुलनेस of generalized information for management process and accumulation of such information along with data in the knowledge base, कि एक ही नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए हमने कितना कंपैरिजन किया, अपनी यूजफुलनेस इंफॉर्मेशन देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनकी एक्यूमुलेशन इस तरह से यह पूरा एक सिस्टम बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आगे लेकर गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 by 1 हम देख रहे हैं। ये देखें, पहले हमें सबसे पहले आया पूरी डायग्राम हमने देखी, वो इसके साथ आया कि हाँ ये डाटा एक्यूमुलेट करा आइडेंटिफाइड को। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो ये देखें, कि यहाँ पे आता है कि टेबल के रीजन बनाता है जिसके अंदर हमने कहा कि प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद आए इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर आई केस आ जाता है कि आपके टूल्स कैसे नजर आ रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, तमाम केसेस के अंदर उसकी वर्किंग को देखा जाता है। अब उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर जब नेक्स्ट आते हैं तो यानी कि हमने वर्क कर लिया है, अब उनका ब्लैक बोर्ड मेथड्स आ रहे हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स को दिखाते हैं। देन हम लोग डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं अब आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें यूजर लैंग्वेज को देखते हुए हमने क्वेश्चंस लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनर्स के बाद आती हैं डाटा कलेक्शन, जो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए उनके अंदर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस देते जाते हैं। फिर डाटा कैटेगराइजेशन आती है जो कि न्यू वन हमने कंपैरिजन में करने, तो कंपैरिजन विद डाटा कलेक्शन एडिंग न्यू काम करते हुए प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर सॉल्विंग मेथड्स कनेक्शन देखे जाते हैं, कौन कौन से ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे। जब हमने ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम के प्रॉपर वन case tool where we have no ready solution, modify system or making new parted, हाँ जी हमने अपने सिस्टम को मेक करना है, फिर उसके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करानी है। अब सोल्यूशन बेस्ड मेथड सोल्यूशन, अच्छा पहले हमें हमारे पास आता है इंटरेक्टिव क्वेश्चनर मैकेनिज्म में सबसे पहले यही आया कि अपने सिस्टम को देखते हुए हमने क्वेश्चनर डिजाइन किया कि हमारा आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, उनका प्लान क्या होगा, कैसे वर्क करेगा।
सेकंड पॉइंट हमारा डाटा कलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना है हमारे प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर रहते हुए हम किस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज डिजाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगराइजेशन यानी कि उसकी सिलेक्शन करनी है, किस टाइप का डाटा हमने सिलेक्ट करना है, विच न्यू वन। फिर अब आते हैं हम कंपैरिजन पे, जो कि डाटा को हमारा शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये डाटा को हमारे कंपैरिजन लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम की वैल्यूएशन करने के लिए कि हमने जितना भी प्रॉब्लम प्रॉपर वे से सॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर हम जब ऑटोमेटिक सॉल्वर पे आते हैं तो ये आई के सॉल्वर पे लेके जाता है, हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर चुका है। फिर मॉडिफाई सिस्टम में क्या आता है, हमने आई केस को देखा था कि हमने आई केस को यूज करके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन बेस के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर सिस्टम को बेस करवा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया, फर्दर वर्किंग खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारे अंदर ये चीजें आती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर जो आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स को देखते हुए इस चीज को अंडरस्टैंड करवाती है। ये हमने 1 बाय 1 करके आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स के सारे पॉइंट्स देखे और साथ में हमने दूसरे पीछे पॉइंट्स देखे नॉलेज डिस्कवरी। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कलेक्ट प्रोसेस स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमने इंटर रिलेटेड जितने भी हमारे यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको इंटर रिलेटेड कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है, जोड़ना है, प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर उसके बाद जितना भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, सपोर्ट सिस्टम लाएगा उनको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा। इंफॉर्मेशन बेसिस डाटा। इंफॉर्मेशन में क्या आता है, डाटा आर स्ट्रीम्स ऑफ रॉ फैक्ट्स। डाटा के अंदर जितना भी डाटा होता है कि वो रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में होता है, लाइक इमेजेस, ग्राफिक, वीडियो, वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन वो डाटा होती है जिसको शेप की जाती है मीनिंगफुल फॉर्म में, एक प्रॉपर मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर रहते हुए वर्किंग करवाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 एक्टिविटीज प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट में क्या होता है, जिसमें हमने कैप्चर करना है रॉ डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट से हमने कैप्चर करना है ऐसा डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या एनवायरनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करना है, रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आना है। आउटपुट क्या करता है, ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू पीपल और एक्टिविटीज दैट यूज कि आउटपुट जितनी भी आपकी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग वाली, उसको लोगों को ट्रांसफर करने के बाद उनकी एक्टिविटीज जितनी भी उनको यूज करवाता है। अब आते हैं फीडबैक पे। आउटपुट रिटर्न टू अप्रोक्सीमेट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प वैल्यूएट और करेक्ट इनपुट। इमेजेस जितनी भी हमारे आउटपुट मिलती है उनको अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के बाद उनके इनपुट हम स्टेज तक जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर आर टेक्निकल फाउंडेशन एंड टूल। जितने भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैं वो टेक्निकली फाउंडेट किए जाते हैं या उनके टूल बनाए जाते हैं। इस तरह की वर्किंग आगे लगाई जाती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में सप्लायर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल और यहाँ पे कस्टमर्स। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, फीडबैक बनता है। इनपुट में हमारे पास क्या आता है, रेगुलरिटी एजेंसीज की इनपुट रेगुलरली दी जा रही है। प्रोसेसिंग में क्लासीफाई, अरेंज, कैलकुलेटिव एजेंसी में अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर अपने वर्किंग कराई जाती है। फिर यानी कि ये स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं। आउटपुट में आता है कंप्यूटर्स के, हमारे कंप्यूटर्स कैसे वर्क करें, जिसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। 3 बेसिक एक्टिविटीज, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रोड्यूस द information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers and competitors, stakeholders, regulatory agencies interact with the organizations and its information system.
इसमें हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सराउंडिंग इन्वायरमेंट रखते हैं, इनमें 3 बेसिक एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन को। फीडबैक क्या है? आउटपुट हमारे पास एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वैल्यूएट करती है तमाम एक्टिविटीज को लेकर जाती है। इनमें इन्वायरमेंटल के जो एक्टर्स आते हैं, जो इन्वायरमेंटली पूरी और सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, इनमें हमारे पास आते हैं कस्टमर, सप्लायर्स, कंप्यूटर्स, स्टेक होल्डर्स, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रहते हुए वर्क करते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही 3 पे आता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन कंप्यूटर्स, हाँ जी ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 चीज़ों का, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसे मैनेज भी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेपिंग द सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट्स वैल्यू फॉर द फर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन टू चैलेंज पोज्ड बाय द इन्वायरमेंट। कि मतलब ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जो कि पूरे सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को समझेगा, उसके मुताबिक वो वर्क लेके जाएगा। फिर जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक फर्म बनाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं इस पूरी पोज इंफॉर्मेशन को देखते हुए। यानी कि हमने क्या किया, हमने इन्वायरमेंट्स को देखा, उनके सप्लायर्स, कस्टमर्स को देखा, उनके कंपटीटर्स को देखा, फिर उसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग को देखा, किस तरह से एक वर्क कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे टेक्निकली इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है और वर्क सिस्टम के अंदर करवा रहा है। ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके ऊपर हमने एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी किस तरह से डिजाइनेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर वर्क करता है। डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, हमारी जो डाटा वह जितना भी मैनेज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कौन सी चीज मैनेज कर रही है, कौन लेकर आगे मूव करवा रहा है। नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क आ जाता है, इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितने भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं इनके इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड करवाया जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज बिल्ट ऑन, ऐसा प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जिसमें हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आईटी का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। क्या कन्वीनियंस थ्योरी दी गई है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज प्रेजेंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MIS in consisting in the integration and convergence approach by the analysis of 3 main parts of the development। अच्छा, वो कहता है कि इसका मेन जो पार्ट है ना वो यही है कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन देखनी है कि हमने कैसे कन्वर्जेंस लेके चलनी है, और इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ लोकल सिस्टम्स आर्किटेक्चर, जितने भी लोकल सिस्टम आर्किटेक्चर हैं उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है ये उसके अंदर बनाता है। फिर फंक्शनैलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल टू द करंट नीड्स, कितनी भी करंट नीड्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है उसको फुलफिल करवाया जाता है। एक्सपेंशन, हमने जितनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है? वो आइडियोलॉजी साइंस है जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने फंक्शनल एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिलेशन, अपने रिलेशन को देखते हुए वर्क करवाना होता है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज अ होल, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पूरे सिस्टम को देखते हुए वर्क कराता है। इंटीग्रेशन इज हियर अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ consolidation and merging of pictorial particular different class characters and forms of interrelated elements in order to create a functional entity resulting in the usefulness and efficiency which are greater than each of the parts acting separately। के मतलब हर पार्ट के सारे सिस्टम का कुछ पार्ट देखते हैं जिनके कुछ पोर्शन पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर उसके अंदर देखते हैं फर्दर वर्किंग आगे ली जाती है। इनकी फंक्शनल एंटिटी को देखा जाता है काम कैसे जा रहा है, फिर वो एक्टिंग में हमें हर पार्ट को चेक करना होता है कुछ फर्दर पार्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के अंदर कंसिस्ट कन्वर्जेंस आते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन
similar feature with the regard to construction, function and appearance of various groups of system functions under the same environmental conditions regardless of adopted specific innovation solution। कि मतलब जितनी भी हमें दूसरे सिस्टम के अंदर करते हैं कि हमें कितनी सहूलत मिलती है, काम को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, उनकी अपीयरेंस आती है, उनकी फंक्शनैलिटी को या उनकी कंडीशंस को रिकॉर्डलेस अपॉइंटेड करते हैं अपनी इनोवेशन सोल्यूशन में देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इनटू नॉलेज प्रोसेस। पहले इसकी डायग्राम को देखें। इसमें हमारे पास क्या काम है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, अंदर इसमें काम किया आई केस, यानी कि पहले टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड बैरियर्स बनाए गए, टेबल ऑफ रीजन बैरियर्स अक्रस, क्या रीजन आएंगे इन टेबल को देखते हुए उसके अंदर फर्दर क्या वर्किंग है, ब्लैक बोर्ड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स, कितने रिडक्शन एंड बैरियर्स है उन चीजों को अंदर रखते हुए वर्क करवाया, काम को देखा है, डिसीजन मेकिंग को लेकर चले हैं, डाटा किस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क किया। अब हम इसकी जो 1 बाय 1 हमने स्टेप्स हम सारे मूव किए उनको देखते हैं। डाटा एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट किया, पूरा स्टेप दिखा गया। नेक्स्ट बाय प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग इट इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। फिर डाटा अंडर गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर रहते हुए किस तरह से इसको वर्क करवाया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि 1 बाय 1 पूरे स्टेप्स का एनालिसिस किया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑटोमेटिक सर्च टूल, के जितने भी ऑटोमेटिक सर्च टूल्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं। कंपैरिजन डाटा फंड्स विद मॉडल्स ऑफ बिहेवियर रिएक्शंस स्टोर्ड इन इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन इज एन असेसमेंट ऑफ यूजफुलनेस of generalized information for management process and accumulation of such information along with data in the knowledge base, कि एक ही नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए हमने कितना कंपैरिजन किया, अपनी यूजफुलनेस इंफॉर्मेशन देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनकी एक्यूमुलेशन, इस तरह से यह पूरा एक सिस्टम बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आगे लेकर गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। ये देखें, पहले हमें सबसे पहले आया पूरी डायग्राम हमने देखी, वो इसके साथ आया कि हाँ ये डाटा एक्यूमुलेट करा आइडेंटिफाइड को। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो ये देखें कि यहाँ पे आता है कि टेबल के रीजन बनाते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद आए इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर आई केस आ जाता है कि आपके टूल्स कैसे नजर आ रहे हैं, से इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, तमाम केसेस के अंदर उसकी वर्किंग को देखा जाता है। अब उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमें यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर जब नेक्स्ट आते हैं तो यानी कि हमने वर्क कर लिया है, अब उनका ब्लैक बोर्ड मेथड्स आ रहे हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स को दिखाते हैं। देन हम लोग डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं हम आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें यूजर लैंग्वेज को देखते हुए हमने क्वेश्चंस लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनर्स के बाद आती हैं डाटा कलेक्शन, जो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए उनके अंदर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस देते जाते हैं। फिर डाटा कैटेगराइजेशन आती है जो कि न्यू वन हमने कंपैरिजन में करने थे, कंपैरिजन विद डाटा कलेक्शन एडिंग न्यू काम करते हुए प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर सॉल्विंग मेथड्स कनेक्शन देखे जाते हैं, कौन कौन से ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे। जब हमने ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम के प्रॉपर वन case tool where we have no ready solution, modify system or making new part it, हाँ जी हमने अपने सिस्टम को मेक करना है, फिर उसके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करानी है। अब सोल्यूशन बेस्ड मेथड सोल्यूशन, अच्छा पहले हमें हमारे पास आता है इंटरेक्टिव क्वेश्चनर मैकेनिज्म में सबसे पहले यही आया कि अपने सिस्टम को देखते हुए हमने क्वेश्चनर डिजाइन किया कि हमारा आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, उनका प्लान क्या होगा, कैसे वर्क करेगा। सेकंड पॉइंट हमारा डाटा कलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना है हमारे प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर रहते हुए हम किस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज डिजाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगराइजेशन यानी कि उसकी सिलेक्शन करनी है, किस टाइप का डाटा हमने सिलेक्ट करना है, विच न्यू वन। फिर अब आते हैं हम कंपैरिजन पे, जो कि डाटा को हमारा शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये डाटा को हमारे कंपैरिजन लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम की वैल्यूएशन करने के लिए कि हमने जितना भी प्रॉब्लम प्रॉपर वे से सॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर हम जब ऑटोमेटिक सॉल्वर पे आते हैं तो ये आई के सॉल्वर पे लेके जाता है, हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर चुका है।
फिर मॉडिफाई सिस्टम में क्या आता है, हमने आई केस को देखा था कि हमने आई केस को यूज करके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन बेस के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर सिस्टम को बेस करवा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया, फर्दर वर्किंग खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे अंदर ये चीजें आती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, जो आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स को देखते हुए इस चीज को अंडरस्टैंड करवाती है। ये हमने 1 बाय 1 करके आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स के सारे पॉइंट्स देखे और साथ में हमने दूसरे पीछे पॉइंट्स देखे, नॉलेज डिस्कवरी। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।